नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र अनिल सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के बारे में। इस समय पे समान नागरिक संहिता के बारे में बहुत सी जगह डिबेट चल रही हैं, बहुत सी जगह उस पर बातें हो रही हैं और बहुत से आप कह सकते हैं कि गूगल में भी वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। तो थोड़ी सी हम लोग इस पर जान लेते हैं कि आखिर ये समान नागरिक संहिता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, सिविल क्यों लाना चाह रहे हैं, ये आ गया तो क्या फ़ायदे होंगे, अभी क्या चल रहे हैं कि जो समान नागरिक संहिता आएगा आखिर क्या है। तो थोड़ी सी संक्षेप में इसको हम लोग समझ लेंगे तो हमारी जो समझ है तो अच्छी रहेगी, जिससे हम अपना पक्ष, ये जब बातें हों, जब ये मुद्दा गर्म हो, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा यही मुद्दे चर्चे में रहेगा, तो गर्म हो तो हम एक अपनी राय रख सकें, हम अपना पक्ष रख सकें कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। थोड़ी सी इस पर हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझते हैं। अगर आप नए हैं तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी से आप इसके नाम से ही अर्थ है कि हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून, एक नियम होगा जिसके तहत उसका निराकरण किया जाएगा। अभी की जो कानून है थोड़ी सी उसको समझ लेते हैं। अभी का कानून ये है, शादी, ब्याह, तलाक, संपत्ति, गोद लेना, ये जो प्रकरण होते हैं तो इनका निराकरण अपने अपने धर्म के अनुसार होता है। अगर हिंदू का मसला है, मान लीजिए कि अगर हिंदू पे कोई संपत्ति के बंटवारे की बात आती है, या हिंदू धर्म के लिए कोई तलाक की बात आती है, या हिंदू धर्म के लिए शादी विवाह की बात आती है, उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसका एक हिंदू विधि के द्वारा उसका निराकरण किया जाता है। उसी तरीके से दूसरे संक्षेप में समझे, अगर मुस्लिमों में ये दिक्कत आती है, शादी ब्याह में, तलाक में, संपत्ति बंटवारे में, ये तमाम की चीज़ है, तो वो मुस्लिम यानी उनके पर्सनल लॉ के तहत उसका निराकरण किया जाता है। ईसाइयों में दिक्कत आएगी तो उनके अपने लॉ के तहत निराकरण किया जाता है। मतलब उनका अपना अपना हर एक धर्म का एक एक पर्सनल लॉ है। एक आप हिंदू सिविल कोड कह सकते हैं, उसमें से थोड़ी सी सिख, जैन, बौद्ध, ये सब आ जाते हैं उस हिंदू वाले में और हिंदू विधि वाले में। और ये जो मुस्लिमों का है और ईसाइयों का ये पर्सनल लॉ है उनका, उनके तहत उसका निराकरण किया जाता है। यानी आप संक्षेप में समझे तो हर एक धर्म का अपना अपना कौन कौन चीज़ों में, संपत्ति बंटवारे में, शादी ब्याह में, तलाक में, गोद लेने में, इन तमाम प्रकार की चीज़ों में अपने धर्म का कानून लागू होता है। मतलब वो जिस धर्म से रहेगा उस धर्म के कानून के तहत उसका निराकरण किया जाएगा। ये आसान भाषा में आप समझिए, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अब क्या है, अब सरकार और लोग का मांग ये है कि सरकार और लोग की मांग कह सकते हैं कि हमारे संविधान में भी ये वर्णित है, अनुच्छेद 44 में ये वर्णित है कि उसमें कहा गया है कि राज्य को ये प्रयास करना चाहिए कि समान नागरिक संहिता लागू करे। संविधान में ये वर्णित है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जब संविधान बन रहा था 1947, 1951-52 तक में ये प्रयास किया गया कि समान नागरिक संहिता लागू हो। हिंदू कोड बिल जो लाया गया था 1956 में, उसको भी उसी प्रयास के तहत लाया गया, लेकिन बहुत सी चीज़ों के चलते नहीं हो पाया इस चीज़ के लिए। लेकिन हमारे नीति निर्देशक तत्व में उसको वर्णित कर दिया गया है। 44 में, ये अनुच्छेद 44 में लिखा है कि हर एक राज्य, हर एक सरकार उस पर प्रयास करे कि समान नागरिक संहिता लागू हो। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार कह चुका है। तो समान नागरिक संहिता मान लीजिए जब आ जाएगा तो जो भी ये धर्म के है, अलग अलग धर्मों के तहत जिसका निराकरण किया जाएगा वो सब हट जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि एक व्यक्ति, हर एक धर्म कोई भी विशेष नहीं रहेगा, उसमें एक नियम रहेगा, एक संहिता रहेगी, उस नियम लिखा रहेगा उसमें, चाहे वो कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन, कोई भी धर्म का हो, उसका निराकरण उसी लॉ के तहत, उसी बुक के तहत, उसी नियम के तहत उसका निराकरण किया जाएगा। जो नियम वो लिखा रहेगा उसमें, आप कह सकते हैं समान नागरिक संहिता में। ये चीज़ समान नागरिक संहिता में। अब इसको थोड़ी एक यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत में कोई भी कहीं भी एक अगर हत्या हो जाती है तो उस पर जो धाराएं लगेंगे वो तो भारत के किसी भी कोने में आप करिए वही लगेंगे जो यहाँ पे लग रही हैं। अगर वो दूसरे जगह पे भी होती वही धाराएं लगेंगी। मतलब हत्या किस तरीके से की गई उसी तरीके से प्रकरण किया जाएगा। धाराएं हो सकती है हल्का अलग अलग हों, तो वो जैसे CRPC, IPC पूरी तरीके से एक ही तरीके से एक ही लागू है, उसी तरीके से समान नागरिक संहिता भी लागू होगा और बिना धर्म, संप्रदाय, जात, मत, मजहब से ऊपर उठकर एक समान नागरिक तहत उसका निराकरण किया जाएगा। यह है समान नागरिक संहिता।
अब मान लीजिए समान नागरिक संहिता आ जाएगा तो क्या फ़ायदा है? बहुत से फ़ायदे हैं समान नागरिक संहिता। सबसे पहले हमें फ़ायदा ये नज़र आता है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से न्यायालय पे बोझ कम हो जाएगा। अभी क्या है, अलग अलग धर्म संप्रदाय, अलग अलग धर्मों के रीति रिवाजों की जो बुक है उनको पढ़ के वो पूरे निराकरण करते समय बहुत से टाइम लग जाता है, बहुत से मामले लंबित पड़ जाते हैं, अलग अलग उनका निराकरण करना रहता है। लेकिन जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू होगा, एक ही नियम के तहत उनका निराकरण किया जाएगा, तो जो न्यायालय है, न्यायाधीश हैं, जज मजिस्ट्रेट, उन पर थोड़ी बोझ कम होगा और उनको बार बार किसी हवाले को देखने नहीं जाना पड़ेगा, बार बार किसी चीज़ को नहीं देना, उनको एक ही नियम के तहत उनका निराकरण करना रहेगा। तो जल्दी से लोगों को न्याय मिल पाएगा, जल्दी से लोग उस चीज़ का केस का निराकरण हो जाएगा, वो पेंडिंग नहीं रहेंगे, वो लंबित नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ हमको मिलेगी। उसके बाद क्या है, महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू होगा तो भी ऐसे बहुत से धर्म हैं जो महिलाओं के अधिकार को सीमित करके रखे हैं, महिलाओं की कुप्रथाओं को जो बहुत प्राचीन चली आ रही हैं वो भी चलती आ रही हैं। तो ये सब चीज़ का खात्मा हो जाएगा और महिलाओं को एक नई ज़िंदगी मिलेगी, एक नई स्थिति मिलेगी, उनको सुधार की स्थिति मिलेगी और वो आगे बढ़ सकेंगी और हाथ से हाथ मिलाकर सभी के साथ चल सकेंगी। जिस तरह पर बात आती है कि राजनीति में भी बहुत सुधार होगा, एक समानता का भाव दिखेगा। जैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं तो कुछ राजनीति, वोट बैंक की राजनीति चलने लगती हैं, तो इन चीज़ों पे भी थोड़ी सी सुधार आएगा और आप एक समानता का भाव दिखेगा। समान नागरिक संहिता के तहत एक रूपता, समानता, जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष की बात होती है उसी तरीके से इसमें भी बात हो जाएगी और एक सही तरीके से इसका निराकरण होगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि समान नागरिक संहिता क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसे क्यों करना चाहिए। थोड़ी सी हम इस पर डिस्कस इसीलिए किए हैं जिससे हम लोग आसानी से थोड़ी सी पे समझ हो जाए। और भी जो चीज़ें होंगी तो फिर कुछ दिन में लेके आएंगे आपके पास और इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अभी लेते हैं आपसे विदा। अगर आपकी भी कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में आइए और थोड़ी सी चर्चा कीजिए, जिससे हमारी और आपकी दोनों लोगों की राय मजबूत हो सके समान नागरिक संहिता पे। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमारा नया चैनल है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।